हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए जो हम यूनिट 5 हिंदी कविता की श्रृंखला लेकर चल रहे थे। तो उसमें अब तक हमने सबसे पहले आधुनिक कविताओं को देखा था। तो अब तक हमने उसमें सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, नागार्जुन, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, इन कवियों की जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई थी उन पर हमने चर्चा कर ली है। और साथ ही जो मुक्तिबोध की हमारे सिलेबस में 3 कविताएं लगी हुई हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। उनमें से हमने भूल गलती और ब्रह्म राक्षस पर बात कर ली है। आज की जो मुक्तिबोध की अंतिम कविता है वह है अंधेरे में। इसके मूल पाठ और इससे जुड़े हुए तथ्यों की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए। अगर दोस्तों हम बात करें अंधेरे में कविता की, तो यह कविता 1964 में उनका जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें संकलित है ये कविता, और तभी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंधेरे में जो कविता है उसका प्रकाशन वर्ष भी 1964 है, और जो मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है उसका भी प्रकाशन वर्ष 1964 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वाली पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जो भूल गलती कविता है उस पर हमने बात की थी। तो उसमें मैंने मुक्तिबोध के ऊपर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की हुई है, और उनके जो काव्य संग्रह हैं उनके बारे में भी चर्चा की हुई है। तो पहले आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, अब हम इस कविता के संबंध में पहला बिंदु है बात करें कि इसका जो प्रकाशन है वो सबसे पहले कल्पना पत्रिका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस पत्रिका का संपादन किस में हुआ था? तो कल्पना पत्रिका में हुआ था। अगर आपको पता हो कल्पना पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो वो हैदराबाद से होती थी। ठीक है दोस्तों, जो कल्पना पत्रिका है वो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। इसका पहला प्रकाशन हुआ था, जब इस कविता का पहला प्रकाशन हुआ था तो उसका नाम था आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है दोस्तों, जब ये कविता पहली बार प्रकाशित होती है तब इसका नाम आशंका के दीप अंधेरे में था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इसका नाम बाद में बदल करके श्रीकांत वर्मा ने इसका नाम किया, वो किया अंधेरे में। ठीक है, अगर हम मुक्तिबोध रचनावली की बात करें तो उसमें जो नेमीचंद जैन है उन्होंने इस कविता का जो समय माना है, तो नेमीचंद ने इस कविता का समय 1957 से 1962 के बीच माना है। ठीक है दोस्तों, यानी जो अंधेरे में कविता है इसका जो समय है वह रचना काल है वो 1957 से 1962 के बीच है। ठीक दोस्तों, अंधेरे में कविता का कथ्य मुख्यतः दो घटनाओं से जोड़ा जाता है। यानी जब आलोचक इस कविता को लेकर, अंधेरे में जो कविता है इस कविता को दो घटनाओं से लेकर जोड़ते हैं कि ये मुक्तिबोध ने इसकी रचना क्यों की या किस वजह से की या इसके पीछे क्या उनका विचार था, तो इन इन दो घटनाओं के ऊपर इस कविता के कथ्य को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला है वह है कि इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर हुआ गोलीकांड। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? तो जब जो मुक्तिबोध हैं वह हैदराबाद में जो उनका पत्र है, मुक्तिबोध का पत्र ध्यान रखना वह है नया खून नाम से। तो नया खून नाम से इस पत्र में जो मुक्तिबोध हैं वो रिपोर्टर की हैसियत से अपना काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि इम्प्रेस मिल के जो मजदूर हैं वो हड़ताल कर रहे थे। जब वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो जो उस मिल के मालिक हैं उन्होंने उन मजदूरों पर गोलियां चलवा दी थी, और उसी गोलीकांड का असर इस कविता पर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर हुआ गोलीकांड। और दूसरा है वह है कि भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति ये मुक्तिबोध की एक रचना थी, एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी ये जो पुस्तक है भारत इतिहास और संस्कृति ये मुक्तिबोध की पुस्तक है, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, जिसमें जो आरएसएस है उसका हाथ, उसके उन्हीं लोगों का वो बताया जाता है कि आरएसएस के कुछ लोगों ने इस पुस्तक को बंद करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बिंदु है कि इस कविता में काव्य नायक के अलावा एक चरित्र और भी है। अगर आप इस कविता में, अभी हम आगे चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो इस कविता में काव्य नायक है जिसे कुछ आलोचक स्वयं मुक्तिबोध ही मानते हैं, और एक और इसमें जो चरित्र है वह है रक्तालोक स्नात पुरुष। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कविता में महापुरुष व्यक्ति, यानी इस कविता में जो महापुरुष व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, क्योंकि दरअसल इससे जो पिछला यूजीसी नेट 2024 है
उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अंधेरे में कविता है, उसमें कवि पितः पितः कहकर किसको पुकारता है, ठीक है? तो वो तिलक को पुकारता है, ठीक है? तो इस कविता में 2 महापुरुष व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, एक टॉलस्टॉय हैं और एक तिलक हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार। अब इस कविता पर आलोचकों ने अपनी-अपनी क्या राय दी है, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक? तो शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के संबंध में क्या कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक, यहाँ पे जन होगा, आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है, ठीक है दोस्तों? तो दहकता इस्पाती दस्तावेज इस कविता को किसने कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, वो क्या कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक पर व्याप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वो है नामवर सिंह, ठीक है? नामवर सिंह क्या कहते हैं, जो अंधेरे में कविता है, नामवर सिंह इससे बताते हैं कि ये अस्मिता की खोज है, यानी जो लेखक की अस्मिता है, लेखक की अभिव्यक्ति है, उसी खोज से जोड़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अंधेरे के संबंध में कहा है कि यह अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है, ठीक है? नेक्स्ट है निर्मला जैन। निर्मला जैन इस कविता के संबंध में कहती हैं कि अंतःस्थल का विप्लव है, ठीक है? यानी ये जो अंधेरे में कविता है, यह कवि के अंतःस्थल का विप्लव है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि आत्म संशोधन का अनुसंधान है, ठीक है? फिर प्रभाकर माचवे ने इस अंधेरे में कविता को कहा है लावा, ठीक है? तो इन जो महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं, इनकी आलोचना जो उन्होंने कही है, उसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट बिंदु की, तो नेक्स्ट बिंदु देखिए कि यह कविता 8 खंडों में विभक्त है, ठीक है दोस्तों? ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो अंधेरे में कविता है, ये 8 खंडों में विभक्त है, ठीक? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कविता कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 8 खंडों में विभक्त एक लंबी कविता है। प्रथम खंड में की जो प्रथम खंड में क्या है, तो वह देखिए कि प्रथम खंड में कवि ने इस कविता के नायक को जिंदगी के अधिकारपूर्ण कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते प्रस्तुत किया है, ठीक? जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में कवि ने अपने हृदय की सांकल बजते अतः हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए तड़पते चित्रित किया है, ठीक है? दरअसल दोस्तों जो अंधेरे में कविता है, इसमें मुक्तिबोध ने फैंटेसी के माध्यम से अपने मस्तिष्क में ही एक रचना बुनी हुई है, यानी एक कल्पना की हुई है, तो उसी को उन्होंने इसमें चित्रित किया है, ठीक? नेक्स्ट है कि तृतीय खंड का आरंभ कवि की इस दुविधा से हुआ है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं सपने देख रहा हूँ या जागृत अवस्था में हूँ। फिर चौथा खंड है, उसका कथा है कि चतुर्थ खंड में कवि ने रात्रि के 4 बजे के दृश्य का चित्रण किया है। पाँचवाँ खंड है, तो पाँचवें खंड का प्रारंभ इस दृश्य बिंब के साथ हुआ है कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कंधे पर किसी अजनबी ने चुपचाप आकर हाथ रखा है, तो शरीर में सिर से लेकर पैर तक कंपन सा उत्पन्न हो जाता है। जो नेक्स्ट खंड है, जो 6वां खंड है, उसमें इस खंड का प्रारंभ कवि की इस घबराहट के साथ हुआ है कि मैंने अपने अनुभव, वेदना, विवेक निष्कर्ष सभी रत्नों को गुफावास क्यों दे रखा है। फिर नेक्स्ट है जो 7वां खंड है, इस खंड का आरंभ कवि के रिहा कर दिए जाने के तथ्य उल्लेख से किया गया है। अभी जब आप कविता पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है 8वां खंड कि 7वें खंड का समापन इस प्रकार के जिस संतोषजनक भाव पर हुआ, उसकी चरम परिणति 8वें खंड में हुई है। ठीक दोस्तों? तो दोस्तों ये एक जो अंधेरे में एक कविता है, यह एक लंबी कविता है, तो इस पूरी कविता को तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पंक्तियाँ इसकी इम्पोर्टेंट हैं, यानी जिन पंक्तियों से क्वेश्चन बन सकता है या जिन पंक्तियों में कोई विशेष बात बताई गई है, हम उन्हीं पंक्तियों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों? और जो पंक्ति मैंने हाइलाइट या बोल्ड कर रखी है, इस पंक्ति को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप निश्चित मान के चलिए, ठीक? तो सबसे पहले है कविता की शुरुआती पंक्तियाँ कि जिंदगी के कमरों कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। ठीक? तो ये पंक्तियां आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है
के कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात, यानी जो मैंने बताया था कि इसमें एक काव्य नायक के अलावा एक और चरित्र है, तो ये वही चरित्र है जो रक्तालोक स्नात पुरुष है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता हूँ, डरता हूँ उससे। यानी जो रक्तालोक स्नात पुरुष है उसी के संबंध में काव्य नायक कहता है। ठीक, नेक्स्ट पंक्तियां हैं, उन्हें देखिए कि रात के 2 हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो, यानी रात के 2 बज रहे हैं और दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेल के पहियों की आवाज। यानी जो रात्रि में लेखक है वो सोच रहा है, उसको दिखाया गया है। फिर है नेक्स्ट, ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हाय हाय तोलिस्तोय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच, घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। यानी जो टोलिस्टॉय हैं उनको कवि ने अपने स्वप्न में देखा हुआ है। ठीक है, उसी की चर्चा है। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं, हाँ नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि जो लेखक है जब वो इस कविता में या अपनी फैंटेसी में या अपनी कल्पना में जब वो शहर के लोगों को देखता है, यानी शहर के जो बुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें जब देखता है, तो देखिए उसमें कौन-कौन है कि कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेना अध्यक्ष चेहरे वे मेरे सामने जाने-बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं, वही वाह! उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये अगर इन पंक्तियों को देकर एग्जाम में पूछ सकता है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट पंक्ति है वो ये है कि अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी बाल्मीक, चल बेचल हुआ सहसा। ठीक है, तो इसमें इन पंक्तियों में दोस्तों बाल्मीक का भी नाम आया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो ये हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट पंक्तियां हैं इस कविता की। नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किसके लिए तुम दौड़ गई, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गई तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के तीर यार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो हैं कि क्या करूं किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। ठीक, तो ये भी पंक्तियां ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पंक्ति ये है कि हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के, होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी ही निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह दुर्घटना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं इन्हें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पंक्ति है वो ये है कि एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक। नेक्स्ट है कि मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो गेरुआ शब्द है, इस शब्द को आप, इस रंग को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से पूछ सकता है कि अंधेरे में जो कविता है उसमें कवि ने
किस रंग की ज़्यादा चर्चा की है, उसमें गेरुआ दे देगा, लाल दे देगा, काला दे देगा, क्योंकि इस कविता में एक गेरुआ रंग आया हुआ है, एक लाल रंग आया हुआ है और एक काला रंग आया हुआ है, स्याह काला रंग वो बोलते हैं। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, उन्होंने इसमें गेरुआ रंग को कई बार ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों? जैसे यही जो गेरुआ शब्द है, वो यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ता है कि गेरुआ घंटा घर, ठीक? तो ये गेरुआ शब्द है, इस कविता में बार-बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सूने ऊंची सी खड़ी जो, तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग स्तब्ध जड़ी भूत। यानी जो तिलक की जो मूर्ति है, तो उसी तिलक की मूर्ति के पास लेखक जाता है। ठीक? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं इस कविता की। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न बनने की संभावना होती है और आया हुआ भी है प्रश्न कि हाय हाय पितः पितः ओ चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा, चिंता क्या है। तो जो लेखक है वो हाय हाय पितः पितः कह के किसको पुकार रहा है, तो वो तिलक को पुकार रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं वह ये हैं, देखिए कि एकाएक हृदय धड़ककर रुक गया, क्या हुआ भयानक सनसनी, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, चांटे से कनपटी टूटी की अचानक, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भनभन, आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां, चिनगियां नीली। ठीक, तो ये पंक्तियां भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पंक्ति है कि मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली, समलाए कमलजो खोहों के जल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, गुलाब वैसे गुलाब का फूल है, वो लाल होता है, लाल के समान होता है, लेकिन उन्होंने काले गुलाब की बात की है। ठीक है, तो ये विशेष है, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्याह सिवंती, श्याम चमेली, यानी जो चमेली का फूल है उसको भी उन्होंने श्याम यानी काला ही बताया है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो ये हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें। ठीक, जिनमें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल। ठीक, ये भी इस कवि ये पंक्तियां हैं इस कविता की मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गठ और मढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें। ठीक, नेक्स्ट है कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। यानी यहाँ से देखिए ये वाली पंक्तियाँ कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र व्यक्तिवादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को, एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। ठीक, नेक्स्ट है कि जो मुक्तिबोध हैं यानी कवि है, वह अपने जो समकक्ष जो विद्वान जन हैं उन पर भी व्यंग करता है कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाबेनाब लब्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे। ठीक। दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आपने जो मैंने भूल गलती कविता पढ़ाई थी, तब मैंने आपको जो मुक्तिबोध हैं उनके बारे में विस्तार से बताया हुआ था कि जो मुक्तिबोध हैं उन्होंने 3 तरह के विद्वान जनों की बात कही है। एक विद्वान जन वो हैं जो ये वाले जो पहले नंबर वाले हैं, वो उन्होंने ये बताया है कि रक्तपाई वर्ग से नाब-नाब लब्ध, ठीक? नाब-नाब लब्ध का मतलब है कि एक तरह के विद्वान जन वो होते हैं जो शासक की शक्तियों के साथ या शासन के साथ अपनी अपनी संधि करके या अपना हाथ मिला करके काम करते हैं और वो एक तरीक़ा से पूँजीवादी लोग होते हैं, ठीक है?
यानी एक तरीके से जो विद्वान जन है, जो पहले तरीके वाले, जो रक्तपाई वर्ग से नाव लब्ध हैं, यानी वो पूंजवादी सत्ता और जो शासन सत्ता है उससे अपने हाथ मिलाए रहते हैं, और वो जो शोषित समाज है उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक। और एक प्रकार उन्होंने वो बताया था, जो विद्वान जन है वो बिल्कुल सामाजिक दायित्वों से असंगत रहते हैं, और तीसरी प्रकार के विद्वान जन वो होते हैं जिनमें एक तरफ जो उनका जो आत्मचेतस होते हैं और विश्वचेतस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि भयाकार भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख्य स्थल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाति समीक्षा, गढ़ी जाति टिप्पणी, जनमन और सूर, बौद्धिक वर्ग है कीर्तिदास, ठीक है। और दोस्तों हाँ, एक बात और बता दूं, जो कीर्तिदास है, कीर्तिदास वो उन लोगों को बोलते हैं जो मैंने अभी बताया, जो पहले वर्ग के, जो उन्होंने बुद्धिजीवी बताए हैं 3 तरह के, उनमें से जो रक्तपाई वर्ग से नाव लब्ध जो लोग होते हैं, इन्हें उन्होंने कीर्तिदास कहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कीर्तिदास अगर पूछ दे कि मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है उसे उन्होंने कीर्तिदास किसको बताया है, तो ये वो लोग हैं, या ये वह वर्ग है जो बौद्धिक हैं, जो बौद्धिक वर्ग है, और ये बौद्धिक वर्ग सत्ता से हाथ मिलाए हुए अपने स्वार्थों के चलते अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं करता है और अपने स्वार्थों के प्रति ज्यादा सजग रहता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पंक्तियां वो ये हैं कि वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था, तिलस्मी खोह में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, ठीक है। तो ये कवि किसके संबंध में कह रहा है, तो ये उसी जो रक्तलोल मनुष्य है उसके संबंध में कह रहा है, ठीक है। रक्तलोक स्नान मनुष्य जो पुरुष है उसके संबंध में ये कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये कविता खत्म होती है। तो दोस्तों ये एक लंबी कविता है, और दरअसल अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समय नहीं बचा है हमारे पास कि मैं इतनी पूरी लंबी कविता पढ़ता, और ज़्यादा इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस कविता में वो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। जो जो मैंने पंक्ति बताई हुई हैं उन पंक्तियों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, और साथ ही इस कविता से जो भी तथ्य आ सकते हैं वो तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यानी कविता में अगर प्रश्न आएगा तो वो इन्हीं तथ्यों से होकर आएगा, तो इन तथ्यों को और साथ में जो मैंने पंक्तियाँ बताई हैं, उनमें जो मैंने विशेष बताया है, उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब जो हमारी आधुनिक कविता थी, जितनी आधुनिक कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई थी, वो हमने पूरी पूरी कविताएँ कर ली हैं। अब जो और कविताएँ हमारी बच रही हैं, जो आदिकाल से पहले की हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल की जो कविताएँ लगी हुई हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों मेरे वीडियो को, जिससे मैं और भी मुझे सही लगे या मैं मोटिवेट हूँ। मेरे लिए मोटिवेशन तो यही है कि अगर मेरी वीडियो देखी जाएँगी, लाइक आएगा या आप लोग कमेंट करोगे तो मैं और अच्छे से आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।